एंजाइम में बस कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण या विशेषता रह गई थी। बाकी हमने एंजाइम का नोमेनक्लेचर और एंजाइम का क्लासिफिकेशन ये दोनों पढ़ लिए थे। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम को कितने, आवाज थोड़ा सा बढ़ा देना है ना वॉल्यूम, कितने ग्रुप में डिवाइड किया है? 6। अच्छा, को फैक्टर में क्या क्या आता है? एक्टिवेटर और कोएंजाइम। एंजाइम इनहिबिटर कितने तरह के होते हैं? 2। कौन कौन? हाँ, प्रतियोगी और गैर प्रतियोगी, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, दोनों में डिफरेंस आ गया समझ में। इसके बाद की लॉग थ्योरी और इंड्यूस फिट थ्योरी क्या कहती है? किसके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट चेंज नहीं होती है और किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है? इंड्यूस फिट। चलो बस 5 मिनट का रह गया था एक टॉपिक, एंजाइम के गुण या करेक्टरिस्टिक्स। तो एंजाइम की प्रॉपर्टीज पढ़नी हमें, इनसे कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो एंजाइम की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी के सारे एंजाइम किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन। ठीक है, तो एंजाइम और हार्मोन में थोड़ा सा हार्मोन्स में डिफरेंस है ना। तो अगर हम बात करें एंजाइम्स की और हार्मोन्स की, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एंजाइम है वो सबके सब किसके हैं? ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हैं। हॉर्मोन्स में लिखेंगे मोस्ट ऑफ हॉर्मोन्स, अधिकांश हार्मोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। सभी नहीं बने होते, क्योंकि हमने देखा कुछ हार्मोन्स स्टीरॉयड के भी बने हैं, पढ़े था, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये पढ़े थे हमने। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो लिपिड या स्टीरॉयड के बने होते हैं। तो जब हम एंजाइम्स की बात करेंगे तो 100% एंजाइम्स प्रोटीन के बने हैं, पर सारे के सारे हार्मोन्स प्रोटीन के नहीं बने। तो ये डिफरेंस है। तो एंजाइम में प्रॉपर्टी में पहला क्या होगा कि सारे एंजाइम किस नेचर के होंगे? प्रोटीन। दूसरा, एंजाइम वाटर में भी सॉल्युबल है और एल्कोहल में भी। तो जो एंजाइम है वो पानी में भी घुलनशील है और एल्कोहल में भी घुलनशील है। तो ये पोलर और नॉन पोलर, पानी कैसा होता है? पोलर, ध्रुवीय। जो जल होता है वो कैसा सॉल्वेंट होता है? पोलर। और एल्कोहल कैसा होता है? नॉन पोलर। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो दोनों में ही सॉल्युबल है, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर। इसके बाद अब ऑनलाइन वॉइस आ रही है क्या? चलो, तीसरा कोलॉइडल होते हैं। अब इसको ध्यान से समझते हैं, कोलॉइडल क्या होते हैं ध्यान से। 3 तरह के पदार्थ होते हैं इस दुनिया में, 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। एक जो पूरी तरह से घुल जाते हैं और ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर कोई पदार्थ बहुत छोटा होगा तो वो वास्तविक विलयन बनाएगा। वास्तविक मतलब जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुल जाए। तो जब भी पदार्थ का आकार, जब भी सब्सटेंस का साइज बहुत छोटा होगा तो वो पूरी तरह से डिजोल्व होकर ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन बनाएगा। अगर पदार्थ का आकार बहुत बड़ा है, अगर इसका साइज सब्सटेंस का बहुत बड़ा है, तो ये नहीं घुलेगा और ये निलंबन या सस्पेंशन बनाएगा। तो अगर पदार्थ का आकार बहुत छोटा है तो ये पूरी तरह से घुल जाएगा और ट्रू सॉल्यूशन, जब भी कोई पदार्थ किसी में घुल जाए तो हम कहेंगे ये वास्तविक विलयन है, ट्रू सॉल्यूशन है। अगर पदार्थ का आकार बहुत बड़ा है, जैसे रेत वगैरह में देखो बहुत बड़े साइज के, तो रेत क्या बनाता है? निलंबन या सस्पेंशन। पर एक स्पेशल रेंज होती है 10⁻6 से 10⁻⁹, 10⁻6 से 10⁻⁹, 10⁻6 मतलब माइक्रोमीटर और 10⁻9 मतलब नैनोमीटर। इस रेंज में अगर कोई पदार्थ है तो ना तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है और ना वो सस्पेंशन बनाता है, ना तो वो पूरी तरह से घुलता है ना अलग से दिखता है, उसके बीच में। और ये सब क्या बनाते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल विलयन बनाते हैं। तो जो एंजाइम है वो सस्पेंशन से या इससे तो छोटा होता है, पर जो छोटे पदार्थ है उनसे बड़े होते हैं। तो चूंकि एंजाइम का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर देखो वैसे हमने क्या बोला, पानी और एल्कोहल दोनों में घुल जाता है, पर ये वास्तविक विलयन कभी नहीं बनाता। ये क्या करता है? कभी भी ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाता,
क्योंकि इसका आकार इस रेंज में 10⁻⁻6 से 10⁻⁻9 से। तो एंजाइम क्या बनाता है? कॉलॉइड। तो एंजाइम की प्रकृति क्या होती है? कॉलॉइडल होती है। तो पहला हमने क्या गुण पढ़ा एंजाइम में कि एंजाइम किस तरह के बने होते हैं? प्रोटीन। क्या सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने हैं? सभी के सभी। दुनिया में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो प्रोटीन का ना बना हो। कल पढ़ा था, होलो एंजाइम पढ़ा था। इसमें जो मेन एंजाइम जिसे एपो एंजाइम कहते हैं वो हमेशा किसका बना था? प्रोटीन का, है ना। दूसरा क्या पढ़ा? ये पानी में भी और अल्कोहल दोनों में सॉल्युबल है, घुलनशील है। पर घुलने के बाद ये किस तरह का सॉल्यूशन बनाता है? कॉलॉइडल। ये हम समझ गए कॉलॉइडल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका आकार ना तो बहुत छोटा है जो पूरी तरह से घुल सके, ना बहुत बड़ा है जो तली में नीचे दिख सके। तो ये रहते तो सॉल्यूशन में, दिखते तो नहीं है तली में, पर ये घुलते भी नहीं है। ना तो रेत की तरह नीचे दिखेंगे, सस्पेंशन भी नहीं बनाएंगे, ना शक्कर की तरह, नमक की तरह पूरी तरह से घुलेंगे। कॉलॉइड बनाएंगे। कॉलॉइड के बनाते क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है। तो दूसरे जैसे अभी विटामिन पढ़ेंगे तो विटामिन की क्वालिटी क्या करेंगे? विटामिन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, तो जो विटामिन होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं और घुल जाते हैं, जबकि एंजाइम का साइज काफी बड़ा होता है, इसलिए वो कॉलॉइडल बनाते हैं। तो एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है। अगला, ये कैसे होते हैं? बायो कैटलिस्ट। और ये हमने कल पढ़ा था, किसको कैटलिस्ट बोलते हैं? क्या शर्त थी कैटलिस्ट की? पहला क्या पढ़ा था? हमने बोला था रिएक्शन शुरू नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने रिएक्शन शुरू कर दी तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट या अभिकर्मक। तो एंजाइम कभी भी रिएक्शन या अभिक्रिया शुरू नहीं करता, केवल उसकी रेट को चेंज कर सकता है ना, बड़ा या कम कुछ भी कर सकता है। तो ये कैटलिस्ट होते हैं। बायो क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल से ही मिलते हैं, ये हमारे शरीर में है, पौधों में, तो एंजाइम केवल ऑर्गेनिक होते हैं। अगला, ये जो भी इंड्यूस करते हैं वो हमेशा रिवर्सिबल होता है। ये जो भी करते हैं एंजाइम वो सब रिवर्सिबल हो सकता है, मतलब एंजाइम के द्वारा किए गए सारे एक्शंस रिवर्सिबल। जैसे एंजाइम ने अगर कोई रिएक्शन फास्ट कर दी है तो वो स्लो हो सकती है, स्लो कर दी है तो फास्ट। तो एंजाइम के द्वारा सारे एक्शंस या रिएक्शंस रिवर्सिबल। अगला, एंजाइम का सबसे अच्छा काम ऑप्टिमल टेम्परेचर में ही काम करता है। एंजाइम हर टेम्परेचर पे काम नहीं करता। एंजाइम का सबसे अच्छा रिएक्शन कहां दिखता है? उसका एक अनुकूलतम, मतलब हर एंजाइम का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं इसको। ये मान लो एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, ठीक है। और ये हमने जुड़ने की जगह देखी है जिसको क्या बोल रहे हैं? एक्टिव साइट, सक्रियण स्थल। और इसमें आके क्या जुड़ने वाला होगा? ऐसा सबस्ट्रेट जुड़ा होगा, सबसे जुड़ने वाला होगा। अब क्या होगा? ये जो रिएक्शन है, मान लो इस एंजाइम को 27 डिग्री पर अच्छा काम करता है। अब तुमने क्या किया? या तो कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा कर दिया या कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया। तो हर एंजाइम का एक अनुकूलतम तापमान होता है, एक टेम्परेचर होता है जिसपे वो सबसे अच्छा काम करता है ना। अब आपने क्या किया? उस ऑप्टिमल टेम्परेचर से या तो बहुत ज्यादा कर दिया या बहुत कम। तो ये जो एंजाइम है इसकी जो एक्टिव साइज है उल्टी सीधी कुछ हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट था वो उतने अच्छे से नहीं जुड़ पाएगा। तो अगर आपने टेम्परेचर या तो बढ़ा दिया या कम कर दिया तो एक्टिव साइड में चेंज आ जाएगा। और एक्टिव साइट क्या है? ये वो साइट है जहां पर सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ेगा। तो अगर एक्टिव साइट में कोई भी ऐसा चेंज आ गया जिससे जुड़ने में दिक्कत हो गई तो फिर क्या होगा? प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए कल क्या देखा था? एंजाइम में पहले किसको जुड़ना चाहिए? सबस्ट्रेट को। बनना चाहिए कॉम्प्लेक्स, बताया था, इसके बाद ही प्रोडक्ट बनेगा। तो जब जुड़ ही नहीं पाएगा तो काय का प्रोडक्ट बनेगा? इसलिए एंजाइम हमेशा अपने अनुकूलतम तापमान पर ही सबसे अच्छा काम करता है। ये कैरेक्टर समझ में आ गया? इसके बाद अगला क्या है? ज्यादातर एंजाइम, सारे नहीं लिखे उसमें, अधिकांश लिखे। अधिकांशतः एंजाइम किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में। हालांकि क्रिस्टल या सॉलिड फॉर्म में मिल सकते हैं, मना नहीं कर रहे, पर ज्यादातर एंजाइम किस अवस्था में पाए जाते हैं? तरल अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? एक्टिवेटर चाहिए। कल बताया था एक्टिवेटर को एंजाइम जरूरत होते हैं। इस बाद अगला, एंजाइम सेल के अंदर भी होते हैं और एंजाइम सेल के बाहर भी होते हैं। इसको समझते हैं।
ठीक है, जैसे हमारी बॉडी किसकी बनी होती है, सेल्स की, कोशिकाओं की, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। तो जो एंजाइम है वो सेल के अंदर भी काम कर रहे हैं और एंजाइम सेल के बाहर भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब एंजाइम इंट्रा सेलुलर भी होते हैं, अंतः कोशिका भी होते हैं, और बाह्य कोशिकी इंटर सेलुलर भी होते हैं। तो सेल के अंदर काम करने वाले एंजाइम भी पाए जाते हैं और सेल के बाहर, बाहर मतलब बाहर नहीं शरीर के अंदर ही, पर सेल के बाहर। तो एंजाइम दोनों तरह के होंगे, इंट्रा और इंटर, ठीक है, अंतः और अंतर या अंतः और बाह्य, दोनों तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद दे आर स्पेसिफिक, हर एंजाइम सब पे काम नहीं करता। लाइपेज केवल किसको तोड़ेगा, लिपिड को। लाइपेज ना तो कार्बोहाइड्रेट तोड़ सकता है, ना लाइपेज प्रोटीन तोड़ सकता। तो इसका मतलब है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं अपने पदार्थ के लिए। जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर काम करेगा उसी पर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों से प्रोटीन नहीं खाया तो अब पेप्सिन फ्री बैठा हुआ तो कुछ और पाचन करे, नहीं, पेप्सिन केवल किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन। इसके बाद अपन को डाइजेशन वाला चैप्टर ही पढ़ेंगे, ये सब पढ़ लें, पर एक डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है तो उसमें पूरा पाचन तंत्र ही पढ़ना है ना। दूसरा, ये इनका एक्शन भी स्पेसिफिक होता है। कल अपन ने एंजाइम के नाम रखने के 3 तरीके पढ़े थे। या तो एंजाइम उस नाम से जाना जाता है जिस पर क्रिया कर रहा है, जैसे अगर कोई एंजाइम लिपिड को तोड़ रहा है तो अपन क्या बोल रहे थे उसको बार बार, लाइपेज। स्टार्च को तोड़ रहा था तो क्या बोल रहे थे, एमाइलेज, ऐसे बोल रहे थे कि नहीं। तो या तो एंजाइम अपने पदार्थ के नाम से, सबस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, या फिर अपने रिएक्शन, अगर वो H2 जोड़ रहा होगा तो हाइड्रोजिनेज होगा, और H2 हटा रहा होगा तो डिहाइड्रोजिनेज होगा। ये बात समझ में आ गया। तो अगर हाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा तो वो पक्का H2 ही जोड़ रहा होगा, वो ऑक्सीजन नहीं जोड़ रहा होगा, वो वाटर नहीं जोड़ रहा होगा, वो कुछ और नहीं कर रहा होगा। तो एंजाइम दोनों में स्पेसिफिक है। एंजाइम जिस पदार्थ पर क्रिया करेगा केवल उसी पर करेगा और किसी पर नहीं। जैसे लाइपेज केवल लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा, किसी और का नहीं। ऐसी हाइड्रोजिनेज केवल हाइड्रोजन जोड़ेगा, वो कभी किसी का ऑक्सीडेशन नहीं करने लगेगा, कभी किसी में एटीपी नहीं जोड़ेगा। फॉस्फेटेज हमेशा फॉस्फेट जोड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। फॉस्फेटेज कभी हाइड्रोजन नहीं जोड़ने लगेगा। हाइड्रोजन जोड़ने का काम किसका होगा, हाइड्रोजिनेज। जोड़ने का काम लाइगेज ही करेगा और कोई नहीं करेगा। कल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जोड़ने वाले एंजाइम को क्या बोलते थे, लाइगेज। तोड़ने वाले के 2 नाम थे, पानी की उपस्थिति में अलग नाम था, बिना पानी के अलग नाम था। क्या क्या नाम थे, अगर वाटर की प्रेजेंस में तोड़ेगा तो हाइड्रोलेज, और बिना वाटर के तोड़ेगा तो लाइज। तो लाइज केवल तोड़ेगा, जोड़ नहीं सकता, जोड़ेगा केवल लाइगेज। इसका मतलब एंजाइम दोनों में विशिष्ट है। विशिष्ट मतलब जिस पदार्थ मतलब उस पदार्थ, उसी स्पेसिफिक के अलावा कहीं काम नहीं। तो जो एंजाइम अपने विशिष्ट पदार्थ पर ही काम करेगा और एंजाइम अपनी विशिष्ट क्रिया ही करेगा। तो एंजाइम स्वभाव में जनरल या सामान्य होते हैं, या एंजाइम स्वभाव में विशिष्ट होते हैं। जनरल और स्पेसिफिक में अंतर समझ में आ रहा है, सामान्य या विशिष्ट में। जैसे वकील स्पेसिफिक है, वकील केवल वकालत करेगा, वो थोड़ी डॉक्टर बन जाएगा या सीए बन जाएगा। तो वकील अपने कामों में स्पेसिफिक होगा, सीए अपने कामों में स्पेसिफिक होगा। ये बात समझ में आ गया, क्लियर। तो स्पेसिफिक मतलब उसके अलावा कुछ ना करना। तो एंजाइम दोनों मामलों में स्पेसिफिक होता। और कोई बचा क्या, चलो बस ये हो गया एंजाइम की सारी प्रॉपर्टी। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो सॉल्व कर लोगे, केवल एक बार समझना है बस, है ना। चलो अब अपना एंजाइम वाला टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। आज से शुरू करने हैं विटामिन्स। बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थ है जिनकी अत्यल्प मात्रा, अत्यल्प मतलब ये मुश्किल से 10⁻⁻12 ग्राम के आसपास चाहिए। मतलब ये माइन्यूट अमाउंट में चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि मिलीग्राम भी चाहिए। तो मिलीग्राम मतलब क्या होता है, 10⁻³ ग्राम में भी अगर आप 1000 का डिवाइड करेंगे तो मिलीग्राम होता है। तो 10⁻³ होता है मिलीग्राम, जबकि ये तो 10⁻12 है। तो
तो विटामिन की जो मात्रा वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए अपन को, विटामिन मिलीग्राम ग्राम इन सब में नहीं चाहिए अपन को, बहुत सूक्ष्म मात्रा में, पर ये मैंडेटरी या एसेंशियल होते हैं, बिना इसके काम भी नहीं चलता। तो विटामिन में पहली खासियत क्या है, ये अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में माइक्रो अमाउंट में जरूरत है। दूसरा, ये अनिवार्य है हमारी मेटाबॉलिज्म में जो भी चल रही हो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, इन सब के लिए क्या जरूरी होते हैं, विटामिन। और तीसरा, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट, जैव भार है वो बहुत कम होता है, जबकि एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि वो कोलॉइड बन जाते हैं। तो एंजाइम और विटामिन में अंतर समझ में आ गया। एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, विटामिन का मॉलिक्यूलर वेट कम होता। तो 3 प्रॉपर्टी याद रखना, बहुत कम मात्रा चाहिए पर अनिवार्यता चाहिए, मैंडेटरी है, एसेंशियल है, और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता। तो विटामिन किसको बोलेंगे, जो आहार में बहुत कम चाहिए पर मैंडेटरी है और इनका वेट बहुत कम होता है। तो विटामिन की 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब विटामिन के टाइप 2 तरह के होते हैं, ये शायद अपन ने कल परसों डिस्कस भी किया था कि 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक वो जो फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है, और एक वो जो पानी में घुलनशील है। किसको डाइट में डेली चाहिए पड़ेगा, वाटर सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि ये पानी के साथ इनका लॉस हो जाए, यूरिन के साथ चले जाएंगे, पसीने के साथ चले जाएंगे, पर ये तो फैट में स्टोर हो चुके हैं। तो विटामिन ए, डी, ई और के ये डाइट में बहुत दिन तक ना भी मिले चल जाएगा, पर बी कॉम्प्लेक्स, सी और विटामिन पी ये नया है, इसको भी पढ़ना है। ये तीनों कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल, और ये डाइट में रेगुलर होने चाहिए। ठीक है। अब पता नहीं आप लोग, एक तो टिफिन सेंटर का खाना है ना, भगवान ही मालिक होता है। अगर बच्चा तैयारी करते करते जिंदा बच जाता है तो अधिकारी जरूर बनता है ना। चलो, तो विटामिन कितने तरह के होंगे, 2, एक वो जो फैट सॉल्युबल है और एक जो वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन कौन होंगे, ए, डी, ई, के, उल्टा याद कर लो, कीड़ा है ना, और यहाँ बी, सी और पी, 3 याद करना। एक एक करके हमें सबको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना विटामिन ए। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है क्योंकि रेटिना के लिए जरूरी है। चूंकि रेटिना के लिए विटामिन ए जरूरी है इसलिए इसका नाम है रेटिनॉल। तो रेटिनॉल से समझ में आ जाएगा जो रेटिना के लिए जरूरी। रेटिना कहाँ मिलता है, बहुत अच्छे, ठीक है। अब यहां समझते हैं। ठीक है, ये समझो, जब भी कोई लाइट रेज, प्रकाश किरण आती है तो सारी लाइट रेज जिस लेयर पे मिलती है उस लेयर को क्या कहते हैं, रेटिना। ठीक है। और जब भी लाइट रेज मिलती है, प्रकाश किरणें मिलती हैं, तो जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, उसको बोलते हैं रियल इमेज। पर ये इमेज हमेशा उल्टी बनती है, समझना। जैसे आप अभी बोर्ड को देख रहे हो तो ये बोर्ड इसलिए दिख रहा है कि इस बोर्ड से लाइट टकराकर आपके रेटिना में मिल रही है। तो अगर आपको ये बोर्ड दिख रहा है इसका मतलब इस बोर्ड से लाइट टकराकर कहां आ रही होगी, आपके रेटिना में। ये बात समझ में आ गई, इसलिए बोर्ड दिख रहा है। अगर मैं सारी लाइटें बंद कर दूं तो बोर्ड दिखना बंद हो जाएगा। तो कोई भी चीज तभी दिख सकती है जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के रेटिना तक पहुंचा। अगर आप रेटिना तक नहीं पहुंचने तो आप ऐसे हाथ लगा लो तो भी कुछ नहीं दिखेगा। तो कहां तक दिखना चाहिए, रेटिना पे। अब जब भी लाइट रेज मिलती है सच में तो उसे बोलते हैं रियल इमेज। इसका मतलब आपकी आंखों में हर इमेज रियल बनती है, पर रियल इमेज कैसी बनती है, उल्टी। इसका मतलब आप दुनिया में जिसे भी देख रहे होंगे उसकी इमेज कैसी बन रही होगी, उल्टी। समझ आए? अगर टीचर की इमेज रियल वाली रेटिना बन रही होगी तो टीचर सर के बल पढ़ा रहा होगा, ठीक है, वो तो अच्छा हो हमारे ब्रेन का। ब्रेन क्या करता है, इसी इमेज को सीधा या अपराइट कर देता है। तो इस इमेज को सीधा करने का काम ब्रेन या मस्तिष्क का। तो आपके रेटिना पर जो भी इमेज बनती है वो इन्वर्टेड या उल्टी बन रही है, ठीक है। अब इस रेटिना पर जहां इमेज बन रही है इसमें 2 तरह की इमेज बनती है। जब भी बहुत तेज लाइट हो, ब्राइट लाइट हो, तेज प्रकाश हो, तो हमें रंगीन कलर्ड इमेज दिखती है।
ठीक है, जब अच्छी खासी लाइट हो तो सारे कलर दिख रहे हैं कि नहीं, जैसे अभी क्लास में कलर दिख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अभी ब्राइट लाइट है। तो जब भी, और ये काम रेटिना के एक पिगमेंट आयोडोप्सिन का काम है। तो हमारी रेटिना में एक वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है आयोडोप्सिन, और इस आयोडोप्सिन की वजह से हमें रंगीन इमेज या कलर्ड इमेज दिखती है। किसकी वजह से? आयोडोप्सिन। पर आयोडोप्सिन कब काम करता है? जब लाइट अच्छी हो, ठीक ठाक लाइट हो, दिन हो या कमरे में बहुत अच्छी लाइट हो, तो आयोडोप्सिन काम करता है। तो जब भी लाइट तेज होगी तो रेटिना का कौन सा पदार्थ काम करेगा? आयोडोप्सिन, और इससे कलर्ड इमेज दिखेगी। पर कभी अगर डिम लाइट हुई, जैसे थिएटर में जब आप मूवी देखने जाते हो तो कैसी लाइट रहती है? डिम। और जैसी आप थिएटर में अंदर एंट्री करते हो तो आयोडोप्सिन काम करना बंद कर देता है, इसलिए जब थिएटर में जाते हो तो थोड़ी देर तक कुछ नहीं दिखता। ऐसा देखा कि नहीं? और डिम लाइट में उस समय काम करता है रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, और उतने समय तक हमें कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। थोड़ी देर बाद फिर हमें दिखना शुरू होता है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जब हम मूवी देखने जाते थोड़ी देर तक कुछ नहीं दिखता, क्योंकि हम अच्छी खासी धूप में गए थे, तब कौन सा काम कर रहा था? आयोडोप्सिन। जैसे अंधेरे थिएटर में घुसे, आयोडोप्सिन ने काम करना बंद कर दिया। क्या आयोडोप्सिन किस तरह में काम करता है? केवल तेज रोशनी में। अंधेरे में गए तो अब कौन काम करेगा? रोडोप्सिन। इसको स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, उतनी देर तक कुछ नहीं दिखता, पता नहीं कहाँ बैठ गए, किसके ऊपर बैठ गए, कुछ पता नहीं रहता थिएटर में शुरुआत में। इसका 2-3 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा दिख रहा, पता चला अपन देख रहे वो कुछ भी नहीं दिख रहा बगल में, और अंकल जी वो वाला सीन निकल गया जिसके लिए आए, पता चला पापा मूवी देख रहे हैं साथ में। तो ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, तो आयोडोप्सिन, ये जो वो है रोडोप्सिन, इसमें रोडोप्सिन बना होता है रेटिनिन का, और ये रेटिनिन विटामिन ए से बनता है। अब यहां ध्यान से समझना, रेटिना में कितने तरह के पदार्थ हैं? 2। तेज रोशनी के लिए कौन सा है? अभी आपके रेटिना में कौन काम कर रहा है? पक्का? जैसी यहां से अंधेरी गली से होके जाओगे तुरंत क्या काम करेगा? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन का एक पार्ट होता है रेटिनिन, और रेटिनिन किसका बना होता है? इसका मतलब विटामिन ए है तो रेटिनिन बनेगा, और रेटिनिन है तो रोडोप्सिन काम करेगा। और रोडोप्सिन कहाँ काम करता है? डिम लाइट। तो जब भी शाम होगी, थोड़ा सा अंधेरा होगा, तो जिनमें विटामिन ए की कमी होगी उन्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि उनमें रोडोप्सिन काम नहीं करेगा। जैसे बहुत तेज लाइट जला दोगे सब दिखने लगेगा। इसी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। तो कम लाइट में कुछ लोगों को नहीं दिखता, इस बीमारी को क्या कहते हैं? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। ये किसकी वजह से नहीं दिखता? विटामिन ए की कमी से। ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ये कहीं फ्लो चार्ट बना होगा, कहाँ? यहाँ, ये देखो। तो 2 तरह के होते हैं, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन। ये किस में काम करता है? ब्राइट लाइट में, कलर्ड इमेज दिखाता है। ये डिम लाइट में काम करता है। ये रेटिनिन का बना है और ऑप्सिन, रेटिनिन और ऑप्सिन। और रेटिनिन काय का बना होता है? विटामिन ए। तो अगर किसी को विटामिन ए की कमी होगी तो उसके आंखों में क्या नहीं होगा? रेटिनिन। और रेटिनिन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? और रोडोप्सिन काम करता है डिम लाइट में। तो जब भी लाइट थोड़ी सी कम होगी तो जिनको ठीक ठाक विटामिन ए उनको सब दिखेगा, और जिनको विटामिन ए की कमी होगी उन्हें नहीं दिखेगा। ये केवल अंधेरे की बात है, इसलिए से नाइट ब्लाइंड। दिन में बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, रात होती नहीं दिखेगा। इसी को रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस का कारण समझ में आ गया कि कैसे विटामिन ए की वजह से या क्यों विटामिन ए की डेफिशिएंसी पर नाइट ब्लाइंडनेस होती है, क्योंकि रोडोप्सिन काम नहीं करती। यह बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब समझते इसके आगे। जो विटामिन ए होता है ये एनिमल से तो विटामिन ए मिल जाता है, जैसे फिश लिवर ऑयल, फिश के लिवर ऑयल में सीधे हमें विटामिन ए मिलता है, इसलिए स्कूलों में मछली के तेल की गोलियां खिलाई जाती थी। ऐसा कुछ ध्यान है? तुम्हारे स्कूल में खिलाई गई क्या? पता, मेरे स्कूल में तो खिलाई गई थी गोलियां, तो मिली हमें, तो गोलियां मिली कड़वी कड़वी सी। ठीक है, तो विटामिन ए से फिर भी आंखें तो कमजोर ही हुई थी बाद में। ठीक है, अब सुनो, तो विटामिन ए में फिश लिवर, तो जब आप एनिमल से लोगे
तो विटामिन ए मिलेगा। पर जब आप प्लांट से लोगे तो कभी भी विटामिन ए नहीं मिलेगा। कल अपन ने पढ़ा था प्रीकर्सर्स होते हैं कुछ, प्रो एंजाइम्स पढ़े थे कि नहीं? कल की क्लास सबने देख रखी है ना? तो कल मैंने बोला था कि एंजाइम्स के प्रो एंजाइम होते हैं, ठीक है, जैसे पेप्सिन का पेप्सिनोजन, याद आ रहा? थ्रोम्बिन का प्रोथ्रोम्बिन। तो हमेशा इनएक्टिव होते हैं वो प्रीकर्सर। तो जब भी आप पौधों से विटामिन ए लोगे तो कभी भी विटामिन ए नहीं मिलेगा। जैसे अपन कहते हैं गाजर से विटामिन ए मिलता, कभी नहीं मिलता। गाजर से प्रो विटामिन ए मिलता है, विटामिन ए का प्रीकर्सर, उसी को बोलते हैं कैरोटीनॉइड। तो गाजर में कभी भी विटामिन ए नहीं मिलता, क्योंकि पौधों में विटामिन ए मिल ही नहीं सकता। किसी भी सब्जी या फल में विटामिन ए नहीं मिलेगा, सब में कैरोटीनॉइड होगा, मतलब प्रो विटामिन ए। जब हम उसको खाएंगे फिर वो एक्टिवेट होके क्या बनेगा? विटामिन ए। बात समझ में आ गया? तो एनिमल, जब भी जंतु, कोई भी अंडा, मांस, मछली, इनसे लेंगे तो विटामिन ए मिलेगा, जब पौधे से लेंगे तो कैरोटीनॉइड मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? तो जंतुओं में तो विटामिन ए मिलता है, पर पौधों में हमेशा प्रो विटामिन ए या कैरोटीनॉइड मिलता है, ठीक है। अब विटामिन ए दो तरह के होते हैं, एक विटामिन A1 जो खारे पानी की मछलियों में मिलता है, और विटामिन A2 जो ताजे मछली। तो अगर आपने तालाब से पकड़ के मछली खाई है तो कौन सा विटामिन मिला होगा? विटामिन A2। और समुद्र से पकड़ के कोई मछली खाई होगी तो खारे पानी के सैलाइन वाटर में मिलने वाली मछलियों में विटामिन ए है, और फ्रेश वाटर में मिलने वाली मछलियों में A2 है। तो विटामिन ए कितने तरह के होंगे? दो। पौधों से मिलेगा प्रो विटामिन मतलब कैरोटीनॉइड, और एनिमल से मिलेगा विटामिन, ठीक है। तो विटामिन का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिना के लिए जरूरी है, इसलिए इसका नाम क्या है? रेटिना में कितने तरह के पिगमेंट होते हैं? दो। कौन कौन? रोडोप्सिन और आयोडीन। अभी कौन सा काम कर रहा है? इसलिए अच्छी इमेज दिख रही है। अंधेरे में रोडोप्सिन। रोडोप्सिन में कौन सा विटामिन ए से बना होता है? रेटिनिन, ठीक है। विटामिन ए कितने तरह का? कौन कौन? साफ पानी की मछलियों में। देख के बता रहे हो? अच्छा, ये तो अपन चार्ट पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब इससे क्या क्या असर पड़ता है समझते हैं। ऐसे समझो, देखो क्या होता है, इसको समझेंगे। क्या होता है कि हमारे जो स्किन में हमेशा म्यूकस निकलता रहता, मतलब स्किन नहीं, म्यूकस मेम्ब्रेन में, श्लेष्मा झिल्ली में। अब श्लेष्मा झिल्ली क्या होती है? अगर तुम पूरे माउथ में जीभ टच करो तो पूरे में चिकनी चिकनी सी लेयर होगी, इसे बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा झिल्ली। और ये पूरे शरीर में ही है। जैसे आपकी आहार नाल होगी ना, फूड पाइप, तो इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। आप कोई भी ट्यूब उठा के देख लोगे ना, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो हर बॉडी के ऑर्गन, आप लिवर उठा लो, लंग्स उठा लो, सबके अंदर लेयर कौन सी चढ़ी होगी? म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा झिल्ली। हर ऑर्गन में, आप किसी भी ऑर्गन में देखोगे अंदर जो लेयर चढ़ी होगी वो म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बाहर तो स्किन है जो हमें प्रोटेक्शन देती है, अंदर कौन सी लेयर होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे ये स्किन है तो यहां से कोई बैक्टीरिया नहीं घुस सकता, क्योंकि ध्यान से देखो तो इसमें तेल के कुएं हैं, सीबम बहुत है ना। कई लोगों की स्किन ऑयली भी होती है तो वो ऑयल निकलता भी है, ठीक है। तो अगर कोई बैक्टीरिया स्किन से घुसने की कोशिश करेगा तो तेल के कुओं में डूब जाएगा, उसे लगेगा वो सऊदी अरब पहुंच गया, इतना तेल के कुएं, तो पार ही नहीं कर सकता कभी भी। अब कभी बाल तोड़ हो जाए, वहां स्पेस बन जाए तो इन्फ्लेमेशन होगा। अब बैक्टीरिया अंदर की कोशिश करेगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो बाहर से नहीं घुस सकता, स्किन है, और अंदर से नहीं घुस सकता क्योंकि देखो अपन बार बार मुंह तो बोल रहा हूं तो मुंह तो खोल ही रहूंगा, तो कितने बैक्टीरिया घुस रहे होंगे, पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बैक्टीरिया खुश हो गया, देखो देखो स्किन से कुछ नहीं कर सकते। अंदर कौन सी लेयर है? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें लगातार म्यूकस आता है और वो बहुत स्मूथ लेयर है। अगर आप जीभ फेरो तो खुरदरी लगेगी नहीं, पूरी लेयर पे जीभ फेर के देख लो, ठीक है। बस ऊपर अगर आप तालू या पैलेट देखो तो आगे का खुरदरा दिखेगा, पीछे का स्मूथ दिखेगा। अगर ऊपर जेब करोगे तो हार्ड दिखेगा, मतलब खुरदरा तो फिर भी नहीं, आगे जीभ लगाओगे ऊपर तो हार्ड दिखेगा, और पीछे जीभ लगाओगे तो बिल्कुल सॉफ्ट सा दिखेगा। बस इतना ही अंतर होगा सब स्मूथ ही। ऐसा दिख रहा है? आप ऊपर जीभ टच करो हार्ड पैलेट मिलेगा, कठोर तालू, पीछे ले जाओगे सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट तालू रहेगा स्मूथ। ये इतनी लेयर स्मूथ क्यों है? क्योंकि लगातार म्यूकस आता रहता, इससे हमें इन्फेक्शन नहीं होता। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस या लिक्विड लगातार आते रहने से
इन्फेक्शन नहीं होता। और ये म्यूकस किसकी वजह से बनता है? विटामिन ए। जब तक विटामिन ए है ये म्यूकस आता रहेगा। पर किसी भी वजह से अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो म्यूकस मेम्ब्रेन सूखने लगती है और हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन खुरदरी सी हो जाती है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? क्रेटिनाइजेशन। क्योंकि अपने पढ़ा था क्रेटिन वगैरह त्वचा में बहुत मिलता है, तो वो हार्ड क्रेटिन समझ में आने लगता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एक तो नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ा है, विटामिन ए की कमी से क्रेटिनिन नहीं बनता, रेटिनिन, और उससे क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, वो रोडोप्सिन वाला। दूसरा क्या होता है? विटामिन ए की कमी से म्यूकस का सीक्रेशन कम हो जाता है, समझ गए? और इससे म्यूकस झिल्ली खुरदरी हो जाती है, जिसे बोलते हैं क्रेटिनाइजेशन। ठीक है। विटामिन ए इन्फेक्शन से रोकता है, इसलिए उसे एंटी इन्फेक्शन या एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं। ये लगातार म्यूकस लाता रहता है जिससे हमें इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई कि विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन क्यों कहेंगे? क्योंकि लगातार म्यूकस लाता रहता है। ठीक है, चलो फिर कहां कहां मिलता है? ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। अब यहां समझो, तुमने ट्रायोज वर्ड सुना है? ट्रायोज, ट्रायोज, टेट्रोज, ये शब्द सुने हैं कहीं? कहां सुने हैं? उसमें कहां सुने हैं? मोनोसेक्राइड। तो अगर किसी में 3 कार्बन हो तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रायोज। कभी 4 कार्बन है तो ठीक है, 3 कार्बन वाला ट्रायोज, 4 वाला टेट्रोज। अब जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12, और ये बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि मुझे 2 ट्रायोज जोड़ने पड़ेंगे, C3 + C3। तो 2 ट्रायोज को जोड़ते ही क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। कि ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6, और ट्रायोज में कितने हैं? 3, और ट्रायोज से छोटा कुछ नहीं होता। 2 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड नहीं मिलता। शुरुआत ही कहां से होगी? 3 से। तो अगर मुझे ट्रायोज मिल जाए तो क्या मैं उससे ग्लूकोज बना सकता हूं? बिल्कुल। जैसे ही मैं 2 ट्रायोज जोड़ दूंगा C6 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ट्रायोज से ग्लूकोज बनाते समय कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है? विटामिन ए की। तो रेटिना के लिए विटामिन ए की जरूरत है, म्यूकस मेम्ब्रेन में इंफेक्शन ना हो इसके लिए विटामिन ए की जरूरत है, ट्रायोज से ग्लूकोज बनाने के लिए विटामिन ए की जरूरत है। यहां तक समझ में आ गया? इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स आपने सुना होगा, उनके उन हार्मोन्स के लिए भी एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ा था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इन हार्मोन को भी एक्टिव या बनाने के लिए विटामिन ए की जरूरत है। तो कहां कहां विटामिन ए की जरूरत है? रेटिना में रोडोप्सिन बनाने के लिए, क्योंकि वो रेटिनिन बनाता है। दूसरा, म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस बनाने के लिए। तीसरा, ट्रायोज से ग्लूकोज बनाने के लिए। और चौथा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और तो विटामिन ए से क्या क्या काम है ये बता दोगे? समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा? तो ऐसा ना कैसा होता है? समझ में आ रहा है? बोले हाँ। और मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, मैंने पूछा था मुझे हाँ। अब यहां सर, तो विटामिन ए का काम समझ में आ गया। विटामिन ए की कमी से क्या क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, क्रेटिनाइजेशन हो जाएगा, है ना? चलो अब अगला है विटामिन डी। ठीक है, अब अगला विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन डी। विटामिन ए सबको समझ में आ गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। बहुत बढ़िया। अब अपन को अगला पढ़ना है विटामिन डी, जिसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। नाम से ही समझ में आ गया, कैल्शियम से कुछ लेना देना होगा। हमारी हड्डी और दांत काय की बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, उनको बनाने के लिए विटामिन डी की जरूरत है। तो हमारी हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन डी। ठीक है, अब इसका जो प्रीकर्सर है, क्या कहीं पढ़ा है हमने? स्टीरॉल याद है किसी को? स्टीरॉयड और स्टीरॉल याद है किसी को? स्टीरॉल में अर्गो स्टीरॉल पढ़ा था, याद आ रहा? वो विटामिन डी का प्रीकर्सर होता है, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो विटामिन डी के 2 प्रीकर्सर, एक अर्गोस्टीरॉल और डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये दोनों विटामिन डी को बनाते हैं। जिससे कोई भी बनता होगा वो प्रीकर्सर है। तो अर्गोस्टीरॉल भी विटामिन डी बनाता है और डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी विटामिन डी बनाता है। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल, मतलब हड्डी वाला।
विटामिन डी किन किन से बन सकता है? विटामिन ए का प्रीकर्सर क्या था? कैरोटीनॉइड। विटामिन डी के कौन कौन से प्रीकर्सर हैं? अर्गो स्टीरोल, जो एक स्टीरोल है। स्टीरोल कौन होते हैं? स्टीरॉइड्स के एल्कोहल। जब भी स्टीरॉइड में एल्कोहल जोड़ दोगे तो स्टीरॉइड प्लस एल्कोहल से स्टीरोल होता है। अपन बताया था ओ एल अगर जुड़ जाए तो एल्कोहल बनता। ऐसे सब बातें अपन करते थे ना, ध्यान हो। तो विटामिन डी के कितने प्रीकर्सर होते हैं? 2। किसी दिन एकदम से मैं मोनोसैकेराइड पूछ दूंगा, देखना। तो ये तुम लोगों को टारगेट दिया था ना, कब तक पुराने वीडियोस देख लेना है। कब तक का टारगेट अपना? 27 है आज। कब तक? क्योंकि मैं सोचा एक दिन पूरी पुछाई करूं शुरू से लेकर लास्ट तक। 10 ही 12 तो वीडियो हुए टोटल। कितने वीडियो हुए? अच्छा सॉरी 18 हो गए। कितने दिन में निपटा लोगे? जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया क्या वो पुराने वीडियोस निपटाते जा रहे हैं कि नहीं? कि बैच खत्म होने के बाद शुरू होंगे वो? नहीं, किसी दिन मैं सोच रहा हूं पूरा ही पूछ लूं एक दिन। तो तुम लोग बताओ, कॉन्फिडेंस है तुम लोगों को? कौन पूरा सुना सकता है शुरू से लेकर आज तक 18 क्लासेस? मैं तुम लोगों की डेली इतनी तारीफ करता हूं कि बड़े इंटेलिजेंट बच्चे, सब समझ में आ रहा है। कोई हाँ, ऑनलाइन वाले तुरंत बोल देंगे हाँ सर हम सुना देंगे। तुम लोग कोई नहीं सुना पाएगा। एफएसओ कैसे निकलेगा यार? तो सुना दोगे किस तारीख को? वो कौन सा मुहूर्त निकालें अपन? अच्छा हम डिसाइड करें इस संडे को। संडे को सुना दोगे? आज थर्सडे है, 2 दिन में 18 वीडियो नहीं हो पाएंगे। ऐसा कर सकते हो क्या कि इस संडे को कार्बोहाइड्रेट पूरा सुना दो? ऐसा हो सकता है? एक दिन पूरा कार्बोहाइड्रेट, एक दिन पूरा प्रोटीन, एक दिन पूरा लिपिड, और फिर पूरा एक साथ ऐसे। ठीक है, संडे कार्बोहाइड्रेट की पूरी पुछाई होगी। और जो उस दिन गायब होगा उसको 3 दिन ऑफलाइन बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी, वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। उसका नाम हम ग्रुप पे डाल देंगे है ना, विद फोटो वोटो के। ये शख्स कहीं भी मिले घुसने मत देना 3 दिन। ठीक है, चलो। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफर, है ना। विटामिन डी 2 चीजों से बन सकता है, एक तो अर्गोस्टिरॉल और डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अब डिसीज देखो, अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी हो तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स ये दिख रहा है, ये विटामिन डी। अब यहां ध्यान से देखना, इसमें बच्चे में जो चेस्ट होगा वो कबूतर जैसा हो, आगे थोड़ी निकला होता है। तो रिकेट्स में जो चेस्ट होता है उसे बोलते हैं पिजन चेस्ट। जैसे कबूतर है, पक्षियों में देखा थोड़ा चेस्ट आगे निकला रहता है। तो रिकेट्स वाले बच्चों को, हालांकि रिकेट्स को दूसरा नाम बोलते हैं सूखा रोग। इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, सूखा रोग। यहां सुनो, ठीक है। तो बच्चों में विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो रिकेट्स होता है। इस कंडीशन का जो चेस्ट होता है वो होता है पिजन चेस्ट, थोड़ा पतला और बाहर निकला। दूसरा, इसके बाद उनके शरीर में जगह जगह कुबड़ बन जाए, थोड़े से झुक जाएंगे और पीछे क्या निकल जाएगी? कुबड़। ठीक, काइफोसिस बोलते हैं। तीसरा, इनमें जो घुटने टकराने लगते हैं, मतलब ये जो जब ऐसे मुड़ जाते हैं तो चलते समय इनके पैर टकराते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? नोक नी। तो चेस्ट कैसा हो जाता है? पिजन चेस्ट। इसके बाद पीछे रीढ़ की हड्डी में क्या बन जाता है? कुबड़। ये सब किसके सिम्टम पड़ रहे हैं? रिकेट्स के। और घुटने क्या है? बो शेप हो जाते हैं, धनुषाकार के, है ना, धनुषाकार। ठीक है, इनमें तुम रस्सी लगा के तीर चला सकते हो, है ना। तो ये बो शेप या धनुष आकार के हो जाते हैं। तो एक बच्चे से कहो लेट जाओ और रस्सी बांध के तुम इनको ले जा सकते हो महाभारत में। और इसके अलावा इनका जो पेट है वो फूल जाता है, जिसे बोलते हैं पॉट बेली। बेली मतलब पेट, पॉट मतलब बर्तन शेप। तो ये किसके सिम्टम होते हैं? रिकेट्स के। तो अगर डॉक्टर को चेक करना है कि बच्चे को रिकेट्स है तो ये सब देखेगा कि घुटने टकरा रहे कि नहीं, चेस्ट सकरा और आगे निकला कि नहीं, एक्सट्रूडेड चेस्ट है कि नहीं, इसके बाद पेट फूला हुआ है कि नहीं, और कुबड़ आई है कि नहीं। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। इसी को सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स के सिम्टम्स बता दोगे? इसे बो शेप्ड लेग्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो वो होते हैं पैर वो धनुष आकार के हो जाते हैं। पर बड़ों में क्या होता है? रिकेट्स नहीं होता, ऑस्टियोमलेशिया होता है। आदमी मलेशिया नहीं पहुंचता, उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है? जो नॉर्मल हड्डी होगी, ठीक है, ये मान लो एक नॉर्मल हड्डी है, ठीक है,
उसमें जब तुम देखोगे तो पदार्थ की डेंसिटी बहुत अच्छी होगी। तो आप किसी की हड्डी जब देखोगे तो अच्छी खासी आपको लगेगा कि कैल्शियम एल्शियम सब बहुत बढ़िया भरा हुआ है। और जब आप ऑस्टियोमलेशिया वाले की हड्डी देखोगे तो आपको क्या होगा, यहां डेंसिटी कम दिखेगी। ठीक है, तो जब नॉर्मल बोन देखोगे तो डेंस मिलेगी। ठीक है, तो हड्डी देखो, हम लोग तो बहुत प्रैक्टिकल में देखा है, तो डेंस बोन मिलेगी। और जब विटामिन डी की वाली देखो तो इसको फ्रैक्चर बहुत जल्दी आएगा। ऑस्टियोमलेशिया वाले का इट इज प्रोन टू फ्रैक्चर, मतलब इसको तुरंत फ्रैक्चर होगा। हो सकता है उनके बाथरूम में फिसल गए, पैर फ्रैक्चर हो गया, बाइक से गिर गए, पैर फ्रैक्चर, ऐसे सुना होगा कि नहीं। तो बार बार फ्रैक्चर होना मतलब बोन की डेंसिटी बहुत कम है। इस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेट्स। और इसकी कमी से वयस्कों में क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया अलग है, ऑस्टियोपोरोसिस अलग है। एक और बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, वो अलग है, वो हार्मोन से होता है। एक हार्मोन होता है पैराथायरॉइड, पैराथॉर्मोन। पैराथायरॉइड ग्लैंड में एक हार्मोन निकलता है पैराथॉर्मोन। इसकी वजह से अगर हड्डियां कमजोर हो गई तो उसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो हड्डियां दो वजह से कमजोर, या तो इस हार्मोन के बढ़ जाने से, इस हार्मोन के बढ़ जाने से हड्डियां कमजोर हो जाती है। ये कौन सा हार्मोन है, पैराथॉर्मोन। पक्का किस ग्लैंड से निकला होगा, पैराथायरॉइड से निकला होगा। नाम से ही समझ में आ गया, पैराथायरॉइड से निकला इसलिए इसका नाम पैराथॉर्मोन। तो पैराथॉर्मोन के बढ़ जाने पर भी हड्डियां कमजोर हो जाती है, पर उस बीमारी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। और विटामिन डी की वजह से अगर हड्डियां कमजोर हो गई तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस में डिफरेंस समझ में आ गया। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, क्या क्या लक्षण तुम्हें मिलेंगे, पिजन चेस्ट, पीछे कुबड़, पेट फूला और घुटने धनुष आकार के। अब ये धनुष आकार के हो जाएंगे, जो आप आजकल स्टेप बन चुका है। तो ये धनुष आकार, तो ये चलते समय क्या होंगे, टकराएंगे। तो घुटने टकराएंगे जिन्हें बोलते हैं नौकरी। तो पीछे कुबड़ निकला, आगे पेट निकला, है ना। तो ये सेठ जी टाइप का बच्चा, रिकेट्स। क्या, हाँ दोनों में कम होती, बस एक हार्मोन की वजह से, एक विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स कौन सा होता है, सनलाइट। सनलाइट, चलो ठीक है। टेस्ट सनलाइट इसलिए जरूरी है, पर 2 बजे दोपहर की नहीं, बोले महीने भर का कोटा करना। जो सुबह सनलाइट बोल दिया करो वो सही, ये हार्मफुल होती है, ये स्किन कैंसर भी कर सकती है। पर सुबह से क्या होता है, नहीं, इससे सनलाइट विटामिन डी नहीं होता। विटामिन डी प्रीकर्सर को विटामिन डी बदलने में मदद करता है, विटामिन डी नहीं होता। लेकिन सनलाइट नहीं आएगी, सनलाइट में जो यूवी आता है वो प्रीकर्सर को विटामिन डी में बदलता है। तो अपने अंदर प्रीकर्सर बहुत है, आर्गोस्टिरोल बहुत है, पर वो विटामिन डी में बदल नहीं पा रहा। क्यों, क्योंकि अपन ने यहां से दुपट्टा पूरा लपेट लिया, पूरा यहां से ग्लव्स आ गए हैं। अब कहां से सनलाइट आए, अब हाथ मुड़ गया, ये टूट गया, तो थोड़ी बहुत धूप भी जरूरी है। इतना कबर के पिताजी ही नहीं समझ पा रहे कि उनकी ही बेटी जा रही है, ठीक है, फिर भी समझ लेते, पता नहीं रिश्तेदार कैसे समझ लेते कि फला फला की मोड़ी वहां मिली थी हमें। अब अगला विटामिन देख रहे हैं, विटामिन ई। पहला विटामिन ए याद हो गया, रेटिनॉल, क्योंकि रेटिना के लिए जरूरी है। दूसरा विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, क्योंकि कैल्शियम से रिलेटेड। अब अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल, क्योंकि विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता घट जाती है, मतलब व्यक्ति नपुंसक या स्टेराइल हो जाता है। और समाज वाले टोकना शुरू कर देते हैं कि भैया शादी को इतने साल हो गए, क्या हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, टोकोफेरॉल। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कम हो जाए तो समाज टोकने लगता है, विटामिन ई। तो प्रजनन क्षमता किस विटामिन से कम होती है, विटामिन ई, इसका नाम क्या है, टोकोफेरॉल। बहुत बढ़िया, यही त्वचा। अब बता रहे, घबराओ मत, है ना। अब पहले तो गेहूं के अंकुरण, जो गेहूं से अंकुरण उससे तेल ने, उसमें विटामिन ई है। अंडे में जो पीला भाग है
ठीक है, जिम ट्रेनिंग के दौरान आपने देखा होगा जो जिम जाते हैं वो एग का व्हाइट वाला पोर्शन खाते हैं और येलो वाला फेंक देते हैं, जबकि विटामिन ई किस में है? हाँ, मतलब जिम जाने से फर्टिलिटी कम नहीं हो रही, पर तुमने जो जिम की डाइट अपना रखी है उससे कम हो रही है। इसके बाद अगला, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये त्वचा के लिए जरूरी। जो तुम त्वचा पढ़ रहे हैं, क्या होता है हमारे शरीर में फ्री रेडिकल जमा होते हैं, ध्यान से समझना। उन्हें हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक और इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जमा होती है और इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन। ये जितना ज्यादा जमा होगी स्किन उतनी पुरानी होगी, मतलब जो झुर्रियां वुर्रियां होती है वो इन्हीं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। इसलिए लोग एंटीऑक्सीडेंट बहुत यूज करते हैं कि आपने जैसी क्या लिया, एंटीऑक्सीडेंट, तो जो ऑक्सीजन है इनको खत्म कर देंगे। तो आपके शरीर में जो ऑक्सीजन जमा हो रही है उसको विटामिन ई खत्म कर सकता है। इसलिए जो क्रीम वगैरह आती है उसमें विटामिन ई जरूर लिखा रहता है, खासकर जैसे पहले फेयर एंड लवली जिसका अब नाम ग्लो एंड लवली हो चुका है ना, क्योंकि कोर्ट ने बोला आप ऐसा नाम नहीं रख सकते जिससे कलर डिस्क्रिमिनेशन हो, रंग भेद हो। क्योंकि आप देखो ना एडवर्टीजमेंट, एक लड़की सांवली सी इंटरव्यू देने गई, भगा दिया उसको, फिर अलग से पोत के गई, बोले आओ सीईओ बना देते तुम्हें, इस तरह। तो कलर के बेस पर आपने एबिलिटी कहां दिखाई, पर उसमें वो टोन दिखा देंगे, 2 टोन। क्रिस गेल के पास इतना पैसा, सोचो वो कितनी फेयर लवली लगा सकता है। अगर क्रीम से ही गोरा होना, दुनिया की कोई भी क्रीम तुम्हें गोरा नहीं कर सकता, तुम्हारा जो स्किन टोन है उसी को अच्छा कर, मतलब उसी को बेहतर कर सकता, डल स्किन को ब्राइट स्किन कर सकता। बस गोरे करने वाले केवल लेजर ही आ सकता है और कुछ नहीं। लेजर हो सकते, काजोल ने कराया, बहुत सारी एक्ट्रेस ने कराया, आप लेजर करवा सकते हो, उसमें मेलेनिन पिगमेंट दूर दूर हो जाते हैं। बाकी क्रीम कोई नहीं आती, तुम जो भी पोत रहे हो है ना, वो कुछ काम का नहीं आएगा, यहां समझते। तो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसलिए त्वचा में जमा हुए फ्री रेडिकल ऑक्सीजन को खत्म करता है, जैसे स्किन ग्लो करती है, इसलिए इसको स्किन में भी यूज करते हैं। बाकी इसके अभाव में क्या हो जाता है, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, जिससे अपने नाम को सार्थक कर देता है। तो विटामिन ई का केमिकल नेम दो नाम से पता चलता है। विटामिन ए रेटिनॉल किसके लिए जरूरी है? विटामिन डी कैल्शियम के लिए जरूरी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई ना टोका जाए इसके लिए टोकोफेरॉल। क्लियर हो गया? अब अगला है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के 2 तरह के मिलेंगे, एक K1 और एक K2। K1 मतलब फाइलोक्विनोन जो पत्तियों से मिलता है, और विटामिन K2 जो हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया बनाती है। तो जो हम सब्जियों से विटामिन के लेते हैं वो K1 है, फाइलोक्विनोन, और जो हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया बनाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया बहुत काम के हैं, जैसे ई कोलाई हमारे अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और के बनाता है, बदले में हम जो खाना खाते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा लेता है, ठीक है। तो हमारी इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, जैसे कि ई कोलाई, बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे कुछ विटामिन बनाता, बिना इन बैक्टीरिया के विटामिन बन भी नहीं सकते। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी बीमार होते हैं तो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, या डॉक्टर में एंटीबायोटिक्स देते हैं। मान लो जैसे किसी को टाइफाइड हुआ, टाइफाइड का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, साल्मोनेला टाइफी, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगा। एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया खत्म करने वाली दवाई। तो जैसे ही आप उसको खाते हो तो टाइफाइड वाला बैक्टीरिया खत्म होता है, पर शरीर के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, तो वो इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया भी खत्म हो जाता है, तो जो विटामिन बना रहा है। फिर डॉक्टर तुम्हें देता है पाउडर, प्रीबायोटिक बोलते हैं, और कहता है इसको पानी में घोल के पी जाओ, जिससे वापस बैक्टीरिया बन जाए। इसलिए दही जरूरी है, क्योंकि दही फर्मेंटेट करके बैक्टीरिया की ग्रोथ जल्दी कराता है। तो जिनका डाइजेशन सही नहीं है या बैक्टीरिया विटामिन नहीं बना रहा, उनको दही लेना चाहिए। वैसे गर्मी आ गई है, मेरे तो मानना शाम को डाइट में दही इंक्लूड करना ही चाहिए, ठंडक भी देता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ कराता अच्छे वाले। तो हमारी इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन K2 बनाते हैं। तो विटामिन K1 सब्जियों से मिल रहा है, और K2 का केमिकल नेम मेनाक्विनोन और इसका नाम फाइलोक्विनोन। विटामिन के जरूरी होते हैं ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए, इसमें लिखा नहीं अच्छा। तो विटामिन क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। विटामिन के हमारे शरीर की ब्लीडिंग को रोकते हैं।
कैसे रोकते हैं? हमारी ब्लीडिंग को रोकने के लिए 13 फैक्टर्स जरूरी है, 13। इनमें से 5-6 को एक्टिव करने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। तो विटामिन के खुद तो नहीं रोकता, पर जो फैक्टर, जैसे आपने प्रोथ्रोम्बिन सुना होगा, ठीक है, फाइब्रोनोजन सुना होगा, ये सब किस विटामिन की मदद से एक्टिवेट होते हैं? विटामिन के। तो अगर के नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन कभी थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा, फाइब्रोनोजन कभी फाइब्रिन में नहीं बदलेगा, और जब एक्टिव नहीं होंगे तो ब्लीडिंग कभी भी नहीं रुकेगी, जिसे हीमोफीलिया कहते हैं। ब्लीडिंग ना रुकने को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे ब्लीडिंग रुकती है। तो विटामिन के का काम समझ में आ गया। इसलिए ठीक है, ब्लड ब्लीडिंग को हेमरेज भी बोलते हैं, इसलिए विटामिन के को एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं ना। हेमरेज मतलब ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग रोकने को एंटी हेमरेज। तो ये भी पूछ सकते हैं कौन सा विटामिन है जो एंटी हेमरेजिक होता है? विटामिन के, याद हो जाएगा। तो विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। किसके, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाएंगे? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, क्रेटिनाइजेशन है। क्रेटिनाइजेशन क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन का म्यूकस स्रावित नहीं होता, इससे क्या होगा? नुकसान, कुछ नुकसान होगा, इन्फेक्शन होगा। इसलिए विटामिन ए को क्या कहते हैं? एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, क्योंकि म्यूकस बना के इन्फेक्शन से रोकता है। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। कौन कौन से प्रीकर्सर होते हैं? शाम को दही नहीं खाना चाहिए, ऐसा सब कहते हैं, कहां कहते हैं? चलो अब यहां समझते हैं। पता नहीं, मैं देखूंगा, पता, शाम को तो मुझे दही पसंद है। अब देखो, इसके बाद अर्गो और डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी की कमी से वयस्क में कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑस्टियोमलेसिया। एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेसिया, और बच्चों में रिकेट्स को और क्या कहते हैं? सूखा रोग। इंग्लिश में पता नहीं, देखेंगे। इसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं? पिजन चेस्ट, काइफोसिस कुबड़, पॉड बेली फूला हुआ पेट, और नौकनी मुड़े हुए घुटने, धनुषाकार टांगे। ठीक है, चलो। कैसा? विटामिन डी की वजह से? अच्छा, सारे विटामिन से? इतना इतना तो ध्यान नहीं दिया। पता नहीं, देखना पड़ेगा, तुक्का क्यों मारे अपन, है ना। सोच रहे ऐसा, देखो इतना ध्यान नहीं दिया कभी। ठीक है, और पता नहीं, एमडी वालों से पूछूंगा, अपने दोस्तों से पूछ लूंगा जो एमडी की। अपन ने केवल एमबीबीएस किया तो स्पेशलाइजेशन तक पहुंच ही नहीं पाए, है ना। तो एमबीबीएस के बाद आईएएस की तैयारी की, फिर फर्स्ट टाइम में पीएससी निकल गया, इसको ज्वाइन किया, मजा नहीं आया। फिर 3 साल मेडिकल ऑफिसर किया, उसमें मजा नहीं आया। फिर कोचिंग खोल दी, कोचिंग में मजा आ रहा है। सही है। अब यहां देखो, तो विटामिन डी हो गया। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरल, बताना नहीं पड़ेगा। विटामिन के 2 तरह के, K1 और K2। K1 का केमिकल नेम फाइलोक्विनोन, और K2 को मेनाक्विनोन। ठीक है, कुल मिला के विटामिन के का काम क्या होगा? ब्लीडिंग को रोकना। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन पूरे हो गए, ए डी ई के। ठीक है, कल अपन वाटर सोल्यूबल कंप्लीट कर लेंगे ना, याद होता जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।